हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मैट्रिसेस, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। तो अगर आपने अभी तक हमारे मैट्रिक्स के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे मैट्रिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज हम उसके आगे एक नया चैप्टर पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, जो कि मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। तो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम क्या ऑपरेशंस यूज करें जिससे कि सिंपल और इजी तरीके से किसी डिटरमिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करेंगे और उसी के साथ एक हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज के इस लेक्चर में, जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा ये वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है कि मैट्रिक्स वर्सेस डिटरमिनेंट मींस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, तो टोटल हमने वहाँ पे आपको 8 डिफरेंसेस बताए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो वहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करके रखी हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आप ये लेक्चर जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। इस लेक्चर को देख लीजिए, इसके बाद आप हमारा मैट्रिक्स का ये लेक्चर जरूर देख लीजिए। वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको आगे की वर्किंग जो होगी वो भी आसानी से समझ में आएगी। उसके बाद हमने एक और लेक्चर लिया था सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स भी आप जरूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि अब हम जो माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे, तो माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, सब मैट्रिक्स ही हम वहाँ पे बनाते हैं। तो सब मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, वो लेक्चर आप देख लीजिए सब मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो उसमें आपको आसानी से माइनर और कोफैक्टर भी समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा, अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आप वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 1x1, 2x2, 3x3 ऑर्डर, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसी का डिटरमिनेंट निकाला जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं अपने फिर से टॉपिक पे रिटर्न होऊंगा माइनर और कोफैक्टर वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ऑर्डर 1x1 है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 है, सपोज दैट हमारे पास मैट्रिक्स लिखी, इसकी वैल्यू 2 है, ये मैट्रिक्स है 1x1 की, कैसी है, सिंगलेटन मैट्रिक्स है, सिंगल यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ इसका डिटरमिनेंट, तो आप क्या बोलते हैं, इसका डिटरमिनेंट ये 2 हो जाता है। अब ये 2 है तो इसकी वैल्यू क्या ही रहेगी, 2 ही रहेगी, ये हमें पता है सिंपली। तो ये 1x1 मीन्स सिंगलेटन मैट्रिक्स है। सिंगलेटन मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता लिखा होता है वही उसका क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाता है। यहीं पे सपोज दैट अगर हमारे पास -a लिखा है, तो अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, -a ही रहने वाला है। अब ये मत समझिए ये मॉड है, यहाँ पे ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट का केस अलग होता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ a पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये 1x1 की बात यहाँ पे हो गई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2x2। अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स गिवन में है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो 2x2 अगर हमारे पास सपोज दैट a, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट भी हमने आपको बताया, कुछ नहीं करना है, आपको डिटरमिनेंट का साइन सिंबल यूज़ करना है ADCB, ठीक, ये हमने लिख लिया सिंपली। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या करेगा, ये a और b की मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक, a और b की मल्टीप्लाई करा दी और d और c की मल्टीप्लाई करा दी, दोनों करा दी हमने। सबसे पहले किसकी कराएंगे, स्टार्टिंग से a1 एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, मीन्स a और यहाँ के लास्ट एलिमेंट b, a b दोनों की मल्टीप्लाई कराई, कितना आया, a b आ गया। इसकी फिर कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, c d आ जाएगा। अब बात आती है कि साइन कौन सा यूज करेंगे, तो साइन यहाँ पे माइनस का यूज होता है, मीन्स
पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस सी डी। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स लिखी है 2 3 4 5, इसका डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। अब 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक, माइनस करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, 10 माइनस 12 कितना आएगा? -2। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर 3 क्रॉस 3, तो अगर ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है तो अब कैसे निकालोगे? सपोज दैट हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 0 5 4 1 2 2, ठीक। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब इसका कैसे निकालेंगे हम डिटरमिनेंट? तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए अब हम पहले पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर। तो जब हम माइनर और कोफैक्टर टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बढ़ेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जब दोनों को पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो नंबर 1 हम डेफिनेशन देखें कि माइनर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन मैं बाद में पढ़ूंगा, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 टर्म है, एक है माइनर, एक क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनर है, दूसरा हमारे पास आया कोफैक्टर, ठीक। तो हमें 2 टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। अब माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझ लीजिए। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, सपोज दैट हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है, ऐसे ही कोफैक्टर में होगा, हमारे पास कोई एलिमेंट ए आई जे है मैट्रिक्स ए के अंदर, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स ए आई जे जो एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स का, उसका अगर माइनर पूछ दिया जाए तो हमारा माइनर लिखने का तरीका क्या होगा? एम आई जे, मीन्स हमें ए आई जे एलिमेंट का अगर माइनर लिखना है तो उसको हम लिखेंगे एम आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर के केस में आप ये मत सोचिएगा हम सी आई जे लिखेंगे, सी आई जे नहीं लिखेंगे। कोफैक्टर के केस में हम कैपिटल ए आई जे लिखेंगे। अगर हमें स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर निकालना है तो कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरीके से अगर माइनर हमें निकालना किसी भी एलिमेंट ए आई जे का तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से, ठीक है। अब दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है माइनर एंड कोफैक्टर में। देखिए माइनर निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि माइनर कैसे निकलता है, और आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ उसी के साथ कोफैक्टर में और माइनर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि हमें माइनर पता होना चाहिए। सपोज दैट ए आई जे का हम अगर निकाल रहे हैं कोफैक्टर तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ए आई जे का क्या पता होना चाहिए हमें? माइनर। तो फार्मूला हमारा क्या बनता है कोफैक्टर का? ए आई जे इज इक्वल टू हमें पता होना चाहिए एम आई जे। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों इक्वल हैं, इक्वल भी नहीं है क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होगा माइनर एंड कोफैक्टर में। तो डिफरेंस केवल इतना होता है कि हम यहाँ पे m का साइन देखते हैं, मीन्स m का साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अब साइन कैसे हम फिक्स करेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और माइनस की पावर क्या होनी चाहिए? i प्लस जे। सपोज दैट हम i j एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका साइन चेक करेंगे। साइन कैसे निकालेंगे? -1 की पावर i प्लस जे। अगर i की वैल्यू यहाँ पे 1 है और j की भी वैल्यू 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और -1 की पावर 2 क्या बन जाएगा? प्लस का 1, मीन्स तो हमारे पास माइनस ये माइनर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का माइनर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3, और -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा इस बार माइनर माइनस एम आई जे हो जाएगा। तो ये ऑड और इवन के ऊपर पूरा फंक्शन यहाँ पे चलता है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर के लिए हमारे पास नंबर 1 क्या होना चाहिए? माइनर होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे उस माइनर का साइन कैसा होगा। साइन कैसे निकालेंगे? -1 की पावर i प्लस जे।
अभी आपको चीज़ें क्लियर बिल्कुल मैं कर दूंगा जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देंगे कि ये प्लस माइनस आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, बस मेमोराइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से साइन भी पता लग जाएगा हर एलिमेंट का कि AIJ में फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इसका साइन क्या आएगा अगर कोफैक्टर निकालेंगे। तो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ना जरूरी है। द माइनर MIJ, तो MIJ क्या है, माइनर है, किसका माइनर है, AIJ एलिमेंट का। कौन सा AIJ एलिमेंट है, किसी मैट्रिक्स A का AIJ एलिमेंट है, उस AIJ एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है तो MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। MIJ, IJ यहाँ पे सफिक्स में है, वो यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, आप समझ लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर हमारा कैसा होगा, किसी भी मैट्रिक्स का n। अब यहाँ पे इसने n ऑर्डर क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स हमारे पास अगर स्क्वायर नहीं है, मीन्स सपोज दैट n क्रॉस n अगर है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट आप किसका निकाल पाएंगे, आप रेक्टेंगल का नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा तो सिंपली हम माइनर और कोफैक्टर किस पे बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की ही बात करेंगे अभी आगे चल के, ये डिटर्मिनेंट का ही टॉपिक है। तो डिटर्मिनेंट के केस में माइनर और कोफैक्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो माइनर और कोफैक्टर किसका निकलेगा, केवल और केवल किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है, n है हमारे पास, इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। अब यहाँ पे ये मेन डेफिनेशन है माइनर और माइनर निकालने की। तो माइनर निकालने की मेन डेफिनेशन क्या है, अगर सपोज दैट हमें AIJ इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो हम लिखेंगे MIJ, ठीक। अगर किसी भी एलिमेंट AIJ का हमें माइनर निकालना है तो हम उसको लिखेंगे MIJ। अब ये MIJ कैसे निकलेगा, जब हम इसकी ith रो और jth कॉलम को हटा देंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा, मीन्स बाकी जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ AIJ एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक और लाइन लिखी है, द ऑर्डर ऑफ माइनर AIJ विल बी n-1। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे n क्रॉस n है तो अगर उसके किसी भी एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालेंगे तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा, मीन्स उस माइनर का एलिमेंट जो होगा n-1 का बनेगा, मीन्स n-1 की मैट्रिक्स बनेगी, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास माइनर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइनर का ऑर्डर क्या हो जाता है, n-1 हो जाता है, और n ऑर्डर किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताएंगे माइनर कैसे निकालते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 की ले लीजिए, 3 क्रॉस 3 की हम मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 4 7, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 8 और यहाँ पे लिख लेंगे 3 6 9, ठीक। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब हमने पूछ दिया कि हमें माइनर निकालना है M23 का, M23 का हमें माइनर निकालना है। तो M23 का मतलब है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मीन्स 6, इसका हमें माइनर निकालना है। तो इसका माइनर हम कैसे निकालते हैं कि हमें सेकेंड रो और थर्ड एलिमेंट, यहाँ वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लिखा है, मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो सेकेंड रो हमने डिलीट कर दी और ये थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या मैट्रिक्स बची है, मैट्रिक्स हमारे पास बची है 1 7 2 8, और इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो ये डिटर्मिनेंट निकल के आ गया, ठीक। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, M23 की वैल्यू हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व ऐसे होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यूज करते हैं, मीन्स ये 8 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो हमारे पास 8 आएगा, और ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 14 आएगा, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -6, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसी दूसरे एलिमेंट का हमें अगर माइनर निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, तो M32 का हमें माइनर निकालना है। तो ये M32 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए जिसका भी हम माइनर निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, हॉरिजेंटल एक स्ट्रेट लाइन से कट कर दीजिए सारे एलिमेंट
और एक वर्टिकल लाइन से सारे एलिमेंट उसके कट कर दीजिए। तो 8 के हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे तो 7, 8, 9 ये सब कैंसिल आउट हो गए। ठीक, जब 8 के वर्टिकल लाइन हम क्रॉस आउट करेंगे तो 2, 5, 8 ये सारे कैंसिल आउट हो गए। अब जो एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, वो हमारा माइनर हो जाएगा। तो एलिमेंट क्या बचे, 1, 4 बचा और इधर 3, 6 बचा। तो लिख लेंगे 1, 4, ठीक, ये हो जाएगा 3, 6। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 6 1 जा 6 और माइनस का 4 3 जा 12। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आपका M32 भी आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना होता है माइनर के केस में। आपको सपोज दैट A B C D E F G H I आपको बोल दिया जाए E का माइनर निकालो, इस एलिमेंट E का माइनर निकालो, तो क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन से कट कर दीजिए सारे एलिमेंट B E H ये सब कट आउट हो गए। एक वर्टिकल लाइन से कट आउट कर दीजिए D E F ये भी कट आउट हो गए। अब जो एलिमेंट बचे हैं यानी कि A G I C इनका निकाल लेना है हमें डिटर्मिनेंट। तो ये E की पोजीशन यहाँ पे क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो M22 इसका क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट है A C G I तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, AI माइनस GC। ठीक, ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से माइनर निकालते हैं। तो ये तो माइनर की बात हो गई। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक लास्ट लाइन लिखिए, द ऑर्डर ऑफ माइनर AIJ विल बी n-1। तो इसका ऑर्डर कम हो जाता है, मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास n है, n क्रॉस n, तो इसका जो माइनर होगा, ठीक है, माइनर सपोज दैट AIJ निकालने हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है हमारे पास, इसका ऑर्डर हो जाता है n-1 क्रॉस n-1। अब ये कैसे हो जाता है, तो विद एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया है, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे A B C हैं, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया D, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया E, यहाँ पे लिख दिया F, यहाँ पे G, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, I लिख देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा C है, C को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा के लिख दीजिए। ठीक, तो इसका ऑर्डर बताइए कितना है, इसका ऑर्डर मेरे पास पता है कितना है, 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब हम कोई भी माइनर निकालने जा रहे हैं। कोई भी माइनर मीन्स सपोज दैट किसका माइनर निकालें, हम निकालेंगे इस बार H का माइनर निकालेंगे। किसका माइनर निकालेंगे, H का। तो ये H है। अब H की पोजीशन क्या है ज़रा बताइए, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, मीन्स M31 की हमें वैल्यू चाहिए और हमें चेक करना है कि उस M31 का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो 2 क्रॉस 2 होगा तो वो हमें चेकआउट करना है यहाँ पे। तो प्रोसीजर क्या रहता है, H का निकालना है तो एक हॉरिजेंटल लाइन बनाई हमने और सारे एलिमेंट्स हॉरिजेंटल रो में कट कर दिए। फिर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची और वर्टिकल एलिमेंट्स उस कॉलम के सारे कट कर दीजिए। अब कितने बचे, B यहाँ पे बचा D B E F, तो ये बना लीजिए B D E F। अब ज़रा बताइए इस माइनर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर कितना था 3, इसका कितना ऑर्डर है 2, तो ये 3 और ये 2 मीन्स 3 - 2 बना, ये वो सॉरी 3 - 1 बना। तो यही कहने का मतलब है अगर इसका ऑर्डर n होगा तो इसके माइनर के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट बोलता था। तो ये तो माइनर की बात हो गई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक एग्जांपल है और इसमें बोल रहा है हमें माइनर निकालना है। अब माइनर किस एलिमेंट का निकालना है, हमें निकालना है M12 का माइनर निकालना। तो M12 यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट खोजेंगे, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये 2 यहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्शन, तो हमें इसका माइनर निकालना है। तो माइनर के लिए हम ये वर्टिकल लाइन खींची, ये सारे एलिमेंट्स कैंसल आउट, और एक हॉरिजेंटल लाइन खींची, ये सारे एलिमेंट कैंसल आउट। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 4 7 6 9। ठीक, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस 7 6 जा 42। ठीक,
अब इसका आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे निकालते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर का आपका हमने एक व्यू दे दिया था कि कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली माइनर ही भी वहाँ पे भी माइनर निकालना पड़ेगा, बट हमें उस माइनर में अब साइन लगाएंगे। उसके पहले प्लस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे। वो साइन कैसे लगाएंगे उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको पता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है, MIJ निकालेंगे। फिर उसके बाद MIJ निकालने के बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, -1i + j इंटू MIJ। मीन्स सबसे पहले माइनर निकाल लेंगे, माइनर निकालने के बाद हम देखेंगे उसका साइन क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। उसी तरीके से आपका कोफैक्टर निकल आएगा। तो अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया है, A B C D E F G H I, ठीक, ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब हमें पता करना है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, उसकी पोजीशन क्या है, A12। इसी तरीके से A13। हम फर्स्ट रो के बारे में पहले देखेंगे कि हर एलिमेंट की पोजीशन क्या है हमारे पास, मीन्स उसका साइन कैसा होगा। तो साइन की अगर मैं बात करूं तो A11 में -1 करेंगे और -1 और 1 + 1 कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर 2 बनेगा, और पावर यहाँ पे इवन है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। उसी तरीके से हम देखेंगे -1 और 1 2 3 हो जाएगा, पावर ऐड ऑड है यहाँ पे, तो ऑड पावर होने के वजह से क्या बन जाएगा, ये -1 बनेगा। उसी तरीके से -1 और इसकी पावर 4 हो जाएगी, 3 1 4, और ये फिर से क्या बन जाएगा, +1। तो आपने एक यहाँ पे ट्रेंड देखा, क्या ट्रेंड चल रहा है, पहला एलिमेंट हमेशा प्लस रहेगा, उसके बाद उसी रो में जो सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे हम तो माइनस बन जाएगा, फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो फिर से प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये साइन हमने फर्स्ट रो में देख लिया। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 1 हो जाएगी। अब 2 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का मतलब क्या, ऑड पावर का मतलब माइनस साइन आएगा, मीन्स इसका भी साइन कैसे रहने वाला है, माइनस रहने वाला है। उसके बाद हमारा जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का 3 1 4 हो जाएगा, और 4 -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स इसका फिर से क्या रहने वाला है, प्लस। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट एलिमेंट हम उठाएंगे, उसके बाद आप चाहे नीचे चले जाइए या चाहे आप ऊपर किसी एलिमेंट में चले जाइए, हमेशा अल्टरनेट साइन आएंगे। अगर इसका साइन प्लस है तो इसके बाद माइनस प्लस, इसी तरीके से ए के नीचे बी माइनस, फिर ये सी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन इसके पहले आएगा, ठीक है। उसी तरीके से बी यहाँ पे माइनस था, जब ई पे पहुँचेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, एच पे पहुँचेंगे ये माइनस बन जाएगा। फिर बी यहाँ पे सी का साइन कैसा है, प्लस का साइन है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब एफ पे जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से प्लस। तो देखिए ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन चलते हैं। और आप केवल एक साइन याद रखिए कि फर्स्ट एलिमेंट का हमेशा साइन प्लस रहता है, उसी अनुसार आप नीचे चले जाइए या आप ऊपर किसी रो में चले जाइए, हॉरिजॉन्टल मूव करिए चाहे वर्टिकल मूव करिए, अल्टरनेट साइन लगाते चले जाइए। उसी तरीके से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि कोफैक्टर में हमें क्या पता करना होता है, साइन क्या होगा उस एलिमेंट का। अब सपोज दैट हमने एक आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 1 1 2 2 2, यहाँ पे लिख दिया 3 3 3, ठीक। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। हमने पूछ दिया A23 का हमें क्या निकाल के बताओ, A23 का हमें निकालना है कोफैक्टर। तो A23 का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम साइन देखेंगे 2 3। तो 2 3 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स ये 3। तो ज़रा देखिए इसका साइन क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस बनना, फिर प्लस के बाद नीचे क्या आएगा, माइनस, मीन्स इसका साइन कैसा रहने वाला है, माइनस रहने वाला है। अब माइनस रहेगा, उसके बाद हम माइनर निकालेंगे, तो इसके माइनर के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 1 2 2, ठीक। इतना सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। 2 1 2 2 1 2, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा आंसर। समझ गए आप।
तो इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। साइन चेक कीजिए, साइन चेक करने के बाद उसका माइनर निकाल दीजिए, माइनर निकालने के बाद आपके पास कोफैक्टर बन के आ जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम फिर से समझेंगे कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सेम एग्जाम्पल है और हमें इस बार कोफैक्टर निकालना है। यहाँ पे किसका निकालेंगे, तो सपोज दैट हमें निकालना है 9 का निकालना है। क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, हॉरिजेंटल एंट्रीज वर्टिकल एंट्रीज कैंसल आउट हो गई। फिर हम क्या पता करेंगे, इसका साइन क्या है 9 का, मीन्स तो यहाँ पे ये प्लस का साइन था फर्स्ट एलिमेंट, ये माइनस आया, ये प्लस आया, प्लस के बाद फिर से यहाँ पे 8 पे गए, माइनस का आ जाएगा, माइनस के बाद 9 पे जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, मीन्स साइन कैसा रहने वाला, प्लस का रहने वाला। कोफैक्टर किसका निकालना है हमें, अब पोजीशन पता करेंगे। तो हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट है, तो मीन्स A33 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन प्लस का रहेगा और प्लस का मल्टीप्लाई करा देंगे हम किसके साथ, माइनर के साथ। तो इसका माइनर क्या बन जाएगा, 1425। ठीक, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 बन जाए 5 माइनस 4 2 जा 8, तो 5 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 3। तो ये -3 यहाँ पे कोफैक्टर निकल के आ गया है 9 का। ठीक, तो इसी तरीके से आप सारे के सारे कोफैक्टर माइनर निकाल सकते हैं। माइनर में कुछ नहीं होता, माइनर में हम साइन नहीं देखते हैं, माइनर में नो साइन, हम साइन नहीं चेक करते हैं। ठीक, साइन केवल किस में चेक करते हैं, कोफैक्टर में। कोफैक्टर में साइन चेक करते हैं। अब साइन का मेथड क्या होता है, साइन हमेशा क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा A11 का साइन प्लस होगा, उसके बाद अल्टरनेट साइन आते हैं। अल्टरनेट किस तरीके से आते हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज में आगे चलते चले जाइए, प्लस माइनस करते चले जाइए। वर्टिकल एंट्रीज में इस 1 एलिमेंट के नीचे वर्टिकल एंट्री में चले जाइए, प्लस माइनस। फिर उसके बाद आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए, उसके हॉरिजेंटल में चले जाइए, फिर से साइन चेंज कर दीजिए, वर्टिकल में चले जाइए, फिर से साइन चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप साइन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सपोज दैट पहला साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एक ट्रेंड होता है 3x3 में। अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं तो ये ट्रेंड होता है। क्या होता है, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, फिर इसके नीचे बढ़े हम माइनस प्लस, फिर इधर चले माइनस प्लस, फिर प्लस के ऊपर जा रहे हैं माइनस। ठीक है, माइनस के इधर हम जाएंगे प्लस माइनस। ठीक, तो एक ट्रेंड होता है प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो याद रखिएगा माइनर एंड कोफैक्टर। फिर हमने आपको क्या बताया था, 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, अब हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने उसी एग्जाम्पल की ओर, 3x3 वाले एग्जाम्पल पे। तो 3x3 वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है, सपोज दैट हमारे पास ये है A, ये है B, ये है C। ठीक, इसको लिख लीजिए आप D, ये है E, इसको लिख लीजिए F। ठीक है, और C को ज़रा इसके नीचे लिखिए, ये C, A B C D E F G H I। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक रो पकड़ लीजिए या एक कोई कॉलम पकड़ लीजिए। क्या करना है, या तो आप रो वाइज एक्सपेंड करिए इस डिटरमिनेंट को, या आप कॉलम वाइज एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो गया। अब हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं, सपोज दैट हमने रो 1 से एक्सपेंड किया, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, अब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, A है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके कोफैक्टर के साथ, A11। ठीक, A11 कोफैक्टर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसी रो का D हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम उसके कोफैक्टर के साथ, तो उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक, फिर से प्लस करेंगे, लास्ट एलिमेंट क्या है, E है, और उसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, A13। ठीक, A13। तो ये हमारा मेथड होता है सॉल्व करने का किसी भी डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि किसी रो को पकड़ लीजिए या किसी कॉलम को। हमने यहाँ पे रो वाइज एक्सपेंड किया है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे। कॉलम वाइज कैसे एक्सपेंड होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
बाई C1, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। आप जरूरी नहीं 1 से करिए, आप चाहे 2 से करिए, आप चाहे 3 से करिए, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से एक्सपेंड करिए जिससे आपको आसानी लगे। हम यहाँ से कॉलम 1 से एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं। A11 इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, प्लस करेंगे G इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो ये A21 हो जाएगा, प्लस H इंटू ये A31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज एक्सपेंशन है, ये रो वाइज एक्सपेंशन है। अब कोफैक्टर निकालना आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, आपको आसानी से यहाँ पे डिटरमिनेंट की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 3x3 का सॉल्व करने का यहाँ पे मेथड था। सपोज दैट हमारे पास कोई यहाँ पे एग्जांपल है 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 0, फिर 1 2 4, ठीक है, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो एक बच्चे ने बोला हम रो वाइज एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और कौन सी रो से एक्सपेंड करेंगे, बाई रो 1, ठीक। दूसरे बच्चे ने बोला हम कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे, कौन से कॉलम से, कॉलम 1 से। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, फिर आपको हम यहाँ पे एक मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं। क्या पॉइंट बनेगा, वो रिमार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे जब हम, तो 1 इंटू लिखेंगे, 1 इंटू कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 4 1 जा 4 और ये 2 0 0 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसको 0 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 1 पे पहुँचेंगे हम, तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर साइन चेक करेंगे, साइन क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो प्लस ही रहने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, 0 इंटू 0 0 और 0 1 जा 0 0, तो ये भी 0 हो गया। कितना आंसर आया हमारे पास, 4 आंसर ही आया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे बच्चे ने बोला हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे, तो उसने बोला हम कॉलम 1 से करेंगे, तो अब उसकी भी बात मान लेते चलिए, कॉलम 1 से। अब दूसरे बच्चे ने बोला, क्या बोला, हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे जब हम, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1, कोफैक्टर निकालेंगे, तो 4 1 जा 4, ये 2 0, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, तो ये 4 आ जाएगा। फिर ये भी 0 ये भी 0, कितना आएगा, 0 प्लस 0, आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब ये देखिए, ये कॉलम 1 से एक्सपेंड करने पे आसान था, ये कॉलम या रो 1 से, तो आप कहेंगे कॉलम 1, तो अब बच्चे क्या बोलेंगे कि हमें कॉलम 1 से एक्सपेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉलम 1 से इसलिए आसान था क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हमें केवल और केवल एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। बट यहाँ रो 1 में केवल एक ही जीरो है, तो हमें 2 बार, एक 1 के लिए और फिर एक इस 1 के लिए यहाँ पे कोफैक्टर निकालना पड़ा। तो आसान कब रहता है, जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों। तो किसी भी रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देख लीजिए, उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपको किसी भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने में आसान रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हमने कर दिया, यहाँ पे 0 हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब आप बताइए, आप इसको रो 1 से करेंगे, कुछ बच्चे रो 1 से करने लगेंगे, तो आप 1 इसके लिए कोफैक्टर निकालो, इसके लिए कोफैक्टर। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कॉलम 1 से निकालेंगे, तो इसके लिए कोफैक्टर, इसके लिए कोफैक्टर और इसके लिए कोफैक्टर। बट मैंने क्या बताया आपको, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज हों, तो सबसे ज़्यादा जीरो इसमें हमें मिल रहे हैं कॉलम 2 में और रो 2 में। तो या तो आप कॉलम 2 से एक्सपेंड कर लीजिए, या तो आप कॉलम रो 2 से कर लीजिए, या कॉलम 2 से कर लीजिए। अब रो और कॉलम की भी बात करूं, तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराना काफ़ी आसान रहेगा, तो हम सिंपली रो 2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक रिमार्क पॉइंट है, ठीक है। तो रिमार्क क्या बोलता है यहाँ पे, फॉर ईजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और अ कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो उस कॉलम से हमें या उस रो से एक्सपेंड करना चाहिए। उसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट रिमार्क है। नेक्स्ट रिमार्क क्या बोलता है, इफ़ इन जनरल A इज इक्वल टू के बी वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n। तो हमारे पास सपोज दैट A इज इक्वल टू के बी कोई एक्सप्रेशन जनरली गिवन में है, ठीक है, मैट्रिक्स के केस में। तो अगर मैं उनका डिटर्मिनेंट ले लूँ, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ के बी, ठीक है। तो ये k जब बाहर निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b, वेयर n क्या है, A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्या है, A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये रिमार्क पॉइंट यहाँ पे
होता है। ठीक है, आगे चल के जब क्वेश्चन हमें कोई मिलेगा इस टाइप का तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये रिमार्क। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे और डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर रो हर कॉलम में सेम ही है, तो आप किसी भी सॉल्व कर लीजिए। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे रो 1 से एक्सपेंड करेंगे इसको रो 1 से। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जीरो है, जीरो से किसी भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहता है। सेकेंड एलिमेंट पे पहुँचेंगे, सेकेंड एलिमेंट का साइन कैसा रहने वाला है, माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे साइन अल्फा लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे। तो ये निकालना रहता है इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए माइनस साइन ऑलरेडी लगा चुके हैं तो माइनस निकाल लीजिए। तो ये और ये वर्टिकल एंट्रीज हॉरिजेंटल एंट्रीज कैंसिल आउट, तो ये माइनस साइन और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो रहेगा, और जब इसकी और इसकी कराएंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और कैसा रहेगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन बीटा। ठीक, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे माइनस कॉस अल्फा, इसका साइन कैसा रहने वाला प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस का रहेगा, माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमें इसका निकालना रहेगा माइनस, तो हम ये सारे एलिमेंट हटा देंगे और ये, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन बीटा और साइन अल्फा। तो कैसा यहीं पे अगर मैं माइनस में इसकी बात करूँ, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, ये माइनस का है, और यहाँ पे ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जीरो आंसर आएगा। में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसी के साथ आज आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो आज एक ही लेक्चर में आपका माइनर, कोफैक्टर, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और साथ में आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर भी फिनिश होगा आज आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कराने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोल के रख लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.1, और क्वेश्चन देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डिटर्मिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 - 5, ये 4 और ये 1। तो इसकी वैल्यू सिंपल है, कुछ नहीं करना, 2 1 की मल्टीप्लाई करो, ये 2 आ जाएगा, और 4 और -5 की कीजिए तो माइनस का 20 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस का कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 20 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 22 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, काफ़ी आसान था, आप कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ नहीं करना है, 2 × 2 का यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया है एक्स के टर्म में। ठीक है, उसको आप सॉल्व करिए, वहाँ पे एक इक्वेशन बन के आएगी, क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनेगी। कैसे बनेगी, क्यूबिक बनेगी। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लीजिए, आसान है। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किस पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन में है, मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू क्या है 1 4 और ये 2 2 लिखा है, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन में है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन में है। तो हमने आपको एक रिमार्क बताया था, रिमार्क में हमने आपको बताया था कि आगे क्वेश्चन हमें मिलेगा कोई तो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रिमार्क वर्क करता है। तो यहाँ पे सेम है क्वेश्चन, ये 2a लिखा है। तो हमने रिमार्क बताया था ये कांस्टेंट बाहर जब निकल के आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमको प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स 2a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख लेंगे हम डायरेक्ट 2 8 मल्टीप्लाई करा देंगे हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल एक रो या एक कॉलम के साथ होता है, बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कराइए, हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 4 जा 32। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे निकालिए। तो क्या करेंगे 2a कर लेंगे। ठीक है, ये 2a हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट में। तो इसको डिटर्मिनेंट बना लीजिए। ठीक है,
अब इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और माइनस 8 4 जा 32, ठीक, ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 24, ये आंसर आ गया। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर इसकी भी वैल्यू सेम आती है तो सही है, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1422, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 इंटू 2 बन जा 2 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ये माइनस का 6 हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, माइनस का 24। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्रूव होती दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो प्रूव करना था, आसान था, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कुछ नहीं करना, जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिखा है 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ a प्रूव करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या होता है, ये जब बाहर निकल के आएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, और ऑर्डर मैट्रिक्स का यहाँ पे दे रखा है कैसा है, 3 क्रॉस 3 की है। तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 3 होती हैं 27, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट 3a भी निकाल सकते हैं। पहले 3a मैट्रिक्स निकालिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लीजिए और 27 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और ये लिखा है 303, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा -1, ये 0 लिखा है, फिर यहाँ पे 5 लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा -2 -1 और ये 0, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देखिए किस रो या किस कॉलम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे रो 2 में मिलने, तो हम इसको किससे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 2। आप लिख दीजिए यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय रो 2, हम इसको रो 2 से एक्सपेंड करेंगे। तो 0 इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 इंटू फिर से करेंगे 0 आएगा। अब हमें किसके लिए केवल वर्किंग रहनी है, -1 के लिए। तो साइन चेक करेंगे, नंबर 1 साइन कैसा हम चेक करेंगे, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन। तो ये माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 के साथ क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो प्लस का 1, फिर हमें क्या निकालना रहता है, माइनर निकालना रहता है। तो माइनर के लिए ये और ये कैंसिल आउट, बचे कितना एलिमेंट हमारे पास, 3 बचा है, 5 बचा है, -1 बचा है, 3 बचा है। तो 5 3 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और -3 इंटू -1, तो -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये कितना आ जाएगा, 15 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। आप इसी तरीके से इसका पार्ट 2 भी कर सकते हैं। पार्ट 2 में भी आपका 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है, कितना है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। सॉल्व कर लीजिए इसी तरीके से। उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 सारे के सारे 3 क्रॉस 3 के हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास डिटर्मिनेंट कैसा है, ऑर्डर है उसका 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि ये मेथड आपको बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई यहाँ पे नई बात नहीं है, वो भी आसान है। उसके बाद मैं बढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसकी बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट है 2 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा 4, ये 1 लिखा है, इज इक्वल टू 2x 4 और यहाँ पे 6 और x, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, कुछ नहीं, पहले तो सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 - 4 4 5 जा 20, तो 2 - 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। और माइनस का 18 किसके बराबर है, इसको सॉल्व कीजिए तो 2x x की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2x² बन जाएगा, और माइनस का 6 4 जा 24, ठीक है। -18 उधर पहुंचा दीजिए राइट हैंड पे, तो ये बनेगा 2x², और ये माइनस का बन जाए बचेगा 6 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई है। यहाँ से 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, x² माइनस का 3 = 0 बचेगा, और x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√3। तो x की वैल्यू निकालनी थी, आसानी से x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। इसी तरीके से आपका पार्ट 2 भी है, x की वैल्यू निकालनी है, आप
इसी तरीके से पार्ट 2 में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x और ये 18 दे रखा है, उसके बाद 2 दे रखा है, ये x दे रखा है और इज इक्वल टू में हमारे पास दूसरा डिटर्मिनेंट दे रखा है 6 18, ठीक है, ये 2 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी। तो सिंपली जैसे कि पहले क्वेश्चन किया था इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 बनेगा इज इक्वल टू 6 या 36 माइनस का 18 और 18 दूनी 36, ये भी बनेगा 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा 36 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6। तो यहाँ पे अब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आज मज़ा आया होगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर ऑफ टुडे। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में ये लेक्चर शेयर करना है। नंबर 1, शेयर करके उनको क्या बोलना है, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के सारे लेक्चर्स मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद उनको क्या बोलना है कि बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपने तो कर रखा होगा, आई होप आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बट नहीं भी किया तो आप भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और साथ में अपने सारे के सारे फ्रेंड हैं उनको भी ये लेक्चर शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक और नया लेक्चर में नया टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप तैयार रहिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने मैट्रिक्स वर्सेस डिटर्मिनेंट पे एक लेक्चर लिया है जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। आप उस लेक्चर को पहले विजिट कर लीजिए, उसके बाद ही हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेने वाला हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे वॉच कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी अगर हमारा वो लेक्चर आप देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये आज का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।